हेलो। हेलो। अब वॉइस आ रही है? ओके। स्क्रीन शेयर हो रहा है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने असाइनमेंट किया था। असाइनमेंट में मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन किया था। आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे मैक्सिमाइजेशन का केस। अगर किसी को डाउट है तो आप लोग बताओगे। एनीवन है डाउट? चलिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केस 2। केस 2 मैक्सिमाइजेशन एंड बैलेंस। मैक्सिमाइजेशन एंड बैलेंस। अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इफ प्रॉब्लम इज maximization, then we have to convert it into minimization by selecting maximum element from given profit matrix. From a given profit matrix.
and each element each element each element gi- maximum element from a given profit matrix and each element subtract from it. जिस तरीके से हमने ट्रांसपोर्टेशन में मैक्सिमाइजेशन का केस था, सेम वही चीजें यहाँ पे भी है। लार्जेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उस लार्जेस्ट एलिमेंट में से सभी को माइनस कर देंगे, वह कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमाइजेशन में। एंड रिमेनिंग स्टेप सेम एज मिनिमाइजेशन, बाकी सारा स्टेप सेम होगा, बाकी सारे स्टेप सेम होंगे। चलिए, आपके बुक का क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इस पॉइंट तक किसी को डाउट है तो बोलोगे? किसी को डाउट इस पॉइंट तक? इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप लोग निकालोगे। 4 jobs can be processed on 4 different machines with 1 job to 1 machine. Resulting profit vary with assignment. They are given below. प्रॉफिट मैट्रिक्स गिवन है आपको, 4 जॉब है और 4 मशीन है। आपका यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू मशीन एंड द करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट, उसकी प्रॉफिट कितनी होंगी। यह क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर शायद सभी का 75 ही है ना, पेज नंबर 75 है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग। चलिए, हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 5, प्रॉफिट मैट्रिक्स। प्रॉफिट मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो डायरेक्टली आप लोग टेबल नंबर 1 में अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल निकालेंगे। अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल निकालेंगे एंड दिस इज द लॉस मैट्रिक्स। दिस इज द लॉस मैट्रिक्स। चलिए, सबसे हाईएस्ट आप पूरे टेबल में देखें, जो भी आपके पास प्रॉफिट मैट्रिक्स गिवन है, सबसे हाईएस्ट इसमें 42 है। देखोगे जरा, सबसे हाईएस्ट आपका 42 है। उस 42 में से सभी को माइनस कर देंगे। तो टेबल नंबर 1 वो यहां लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। टेबल 1 अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। जॉब हमारे पास 4 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ए
B, C, and D. Highest 42, 42 minus 42, 0. 42 minus 35, 7. 42 minus 28, 14. 42 minus 21, 21. 42 minus 30, 12. 42 minus 25, 17. 42 minus 20, 22. And 42 minus 15, 27. 42 minus 30, 12. 42 minus 25, 17. 42 minus 20, 22. 42 minus 15, 27. थर्ड रो का सेम ही आ रहा है. फोर्थ रो 42 minus 24, 18. 42 minus 20, 22. 42 minus 16, 26. 42 minus 12, 30. यह क्वेश्चन है हमारा. चलिए अब सबसे पहला स्टेप, टेबल नंबर 2. टेबल नंबर 2, रो रिडक्शन. Row reduction. Table number 2 is row reduction. फर्स्ट रो में सबसे लीस्ट 0. सभी एलिमेंट में से 0 को माइनस करेंगे. 0 सेम रह जाएगा 7, 14 एंड 21. सेकेंड रो में सबसे लीस्ट 12. 12 माइनस 12, 0. 17 minus 12, 5. 22 minus 12, 10. And 27 minus 12, 15. सेम, यह भी सेम ही रह जाएगा. सबसे लीस्ट 12 है. 0, 5, 10 एंड 15. फोर्थ रो में सबसे लीस्ट हमारा 18 है. 18 माइनस 18, 0. 22 माइनस 18, 4. 26 minus 18, 8. And 30 minus 18, 12. This is the row reduction. Again, table number 3, we have to find out column reduction. First column, every element is 0, minimum is 0. 0, 0, 0 and 0. First column. Second column, minimum 4. 7 minus 4, 3. 7 minus, sorry, 5 minus 4, 1. 5 minus 4, 1. 4 minus 4, 0. थर्ड कॉलम में 8 लिस्ट है. 14 माइनस 8, 6. 2, 2, 0. फोर्थ कॉलम में सबसे लिस्ट 12 है. 21 माइनस 12, 9. 3, 3, 0. यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? क्या बताया था? क्या बताया था हम लोगों ने? क्या हमने क्लास में पढ़ा था? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से 0 को कट करना है. फर्स्ट कॉलम में 4 0 हैं, तो पहले इस कॉलम को हमने काट दिया. सेकंड कॉलम को काट दिया. सेकंड रो, सॉरी, फोर्थ रो को काट दिया. सभी 0 कट गए. सभी 0 कट गया. सभी 0 कट गया. क्या होगा? हेयर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज
is equal to 2. This is not equal to number of rows or columns. So it is not optimum solution. So it is not optimum solution. It is not optimum solution. अगर ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, टेबल नंबर 4 पे मूव करेंगे. टेबल नंबर 4, दिस इज द इंप्रूव्ड टेबल. दिस इज इंप्रूव्ड टेबल. सबसे पहले अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे लीस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे 1, और उसे क्या करेंगे, अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस करेंगे और वहां पे ऐड करेंगे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन. जैसे इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे ऐड होगा. मिनिमम एलिमेंट जो अनकवर्ड होगा इसमें से हम सिलेक्शन करेंगे. यही अनकवर्ड है ना हमारे पास, इसी में से मिनिमम सिलेक्शन करेंगे. चलिए, और अनकवर्ड सिलेक्शन हमारा पास 1 है. 1 को क्या करेंगे, सभी अनकवर्ड में से माइनस करेंगे. सभी अनकवर्ड में से माइनस करेंगे और ऐड वहां करेंगे जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है. चलिए, अब वही टेबल फॉर्म करते हैं. 0, 3 minus 1 2, 5 minus 6 minus 1 5, 9 minus 1 8, 0 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 3 minus 1 2, 0 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, and 3 minus 1 2. 0 plus 1 is 1, and 0 plus 1 1, 2 minus 0 plus 1 0, 0 0 0, 0 plus 1 1 हो गया यहाँ पे, और बाकी कवर्ड को हमने 1 लिया. चलिए, सबसे पहले अब हमारे पास अगेन क्या करना है, कवर करना है 0 को. देखो, फर्स्ट कॉलम में 3 0 है, काट दिया. सेकंड कॉलम में भी 3 0 है, और फोर्थ रो में भी 3 0 है, कट गया. हियर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, here number of straight line is equal to 3. This is not equal to number of rows or columns. Number of rows or columns. So it is not optimum. यह भी optimum नहीं है. So it is not optimum. Again वही process. टेबल नंबर 5 के लिए जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है, उन अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम अगेन सिलेक्शन करेंगे, और उस मिनिमम सिलेक्शन करने के बाद अनकवर्ड में से माइनस करेंगे और ऐड वहां पे करेंगे जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो. चलिए, वही रूल फिर अगेन अप्लाई करेंगे. देखोगे, अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे लीस्ट 1 है. 1 सभी अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस कर देंगे और ऐड वहां पे करेंगे जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो. यानी टेबल नंबर हमारे पास आ गया, टेबल नंबर 5. जीरो, 2, 5 minus 1 4, 8 minus 1 7, 0 0 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 0 0 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 1 plus 1 2, 0 plus 1 1, 0 0. चलिए, फिर अगेन वही कवर करेंगे स्ट्रेट लाइन को, नंबर ऑफ कवर करेंगे 0 को नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से. पहला कॉलम,
फिर हमारे पास ये 3 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे, एक सिंगल यहाँ, तो 4 हो गया। हियर number of a straight line is equal to 4. This is equal to number of rows or columns. So it is optimum solution. So it is optimum solution. यहां तक किसी को डाउट? सोनिया, आपने डीजेनरेसी की बात की, वो ट्रांसपोर्टेशन में है। मैंने कहा था डीजेनरेसी का केस 90%, 99% नहीं आता है। और ऐसे भी आप देखोगे ध्यान से, आप लोग पैनिक मत होना, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न थोड़े से चेंज हो रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के कारण। अब वहाँ पे एमसीक्यूज होंगे, क्या होंगे, अभी नोटिफिकेशन आने दो, उसके बाद ही सारी डिस्कस हो जाएगी उससे। तो अभी थोड़ा सा मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए हैं, आप लोग उसको ध्यान से याद करते चले जाएंगे। डीजेनेसी केस में कुछ नहीं था, उसको अगर कहोगे तो हम बता देंगे उसमें। सोनिया, आप अपना इस चीज को चलिए अब अलॉटमेंट करेंगे। यहाँ पे अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट करने के लिए हमारे पास देखोगे, मैंने एक रूल बताया था, अलॉटमेंट करने के लिए हमें पहले उस रो और उस कॉलम में चेक करना चाहिए जिसमें सिंगल जीरो है। देखो आप लोग, फर्स्ट रो में आप लोगों का सिंगल जीरो, मैंने यहाँ अलॉटमेंट किया इसको। अगर यानी अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट जॉब को अलॉट कर दिया ए को, तो यहाँ पे देखोगे 2 जीरो है, तो इसके कॉलम में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे पर्टिकुलर मशीन पे, यानी ए वन जॉब मशीन ए पे अलॉट होगा और मशीन ए से अब कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगी। अगेन फिर सिंगल जीरो देखते हैं। सेकेंड रो में 2 है, थर्ड रो में 2 है, फोर्थ रो में भी 2 है। सेकेंड कॉलम में, रो में नहीं मिला, अब सेकेंड कॉलम में चेक करो, 2 है, थर्ड कॉलम में भी 3 है, फोर्थ कॉलम में 1 है। तो इट मीन्स हम फोर्थ कॉलम सिलेक्शन करेंगे, यानी यह अलॉटमेंट होगा। इस रो में जितने भी जीरो हैं हम यहाँ पे इसे कैंसिल आउट कर देंगे। बड़ा अच्छा सिचुएशन आया आप लोग, बहुत अच्छा सिचुएशन है यहाँ पे। अगर देखोगे जरा, अगर इस तरह का सिचुएशन आए, ध्यान देना, यहाँ पे देखो दोनों का जीरो सेम सेम चल रहा है, यानी दोनों जॉब का, 2 जॉब्स हैं और दोनों के 2-2 जीरो हैं और दोनों को सेम जीरो हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम अल्टरनेट सॉल्यूशन कहते हैं। कैसे निकलेगा देखो जरा, अब ध्यान देना है जरा यहाँ। अगर मैं जॉब, या मान लिया इसको नाम दे देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, तो जरा नाम दे देते हैं ठीक से। ए बी सी डी और 1 2 3 4, और ये टेबल नंबर 5 था हम लोगों का। देखोगे जरा, अब हमने कहा कि देखो, अब मैंने यहाँ पे यह अलॉट कर दिया, यानी सेकेंड जॉब को अगर मैं बी दे देता हूं, तो बी को मैं थर्ड नहीं दूंगा अब, तो बी के लिए फोर्थ ऑप्शन है, ये ध्यान रखना। अब यहां पे मान लो कि मैंने
सेकंड को सी दे दिया, ध्यान देना मैंने दो अलग अलग तरह का शेप बना रहा हूं, ये देखो मैंने सी दे दिया किसको, सेकंड को, तो थर्ड को बी ऑप्शन तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दो अलग अलग चॉइसेस आ रहे हैं। तो इस चॉइसेस के आधार पर देखते हैं जॉब्स, असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू मशीन, टू मशीन, जॉब्स मशीन्स 1 2 3 4। देखो जरा, फर्स्ट जॉब में आप लोगों को मशीन ए अलॉट हो रहा है, सेकेंड जॉब के लिए आपको बी है या सी आएगा, थर्ड जॉब के लिए आपको या तो बी, अगर देखो सेकंड को बी दिया है तो थर्ड को अब सी देना पड़ेगा या बी देना पड़ेगा, सीरीज बन रहा है, और फोर्थ के लिए डी है, यानी हमारे पास चॉइस ए बी सी डी है या ए सी बी डी है, और प्रॉफिट निकालेंगे, या प्रॉफिट हमारे पास। अब चलिए प्रॉफिट कहां से लोगे, जो क्वेश्चन में टेबल गिवन है आप उस टेबल पे आ जाओ जरा, और आप लोगों का क्वेरीज मैं अभी लेता हूं इसी पॉइंट पे, जो भी क्वेरीज होगा आप लोग अभी आना, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखोगे फर्स्ट और जॉब 1 और ए की प्रॉफिट हमारे पास 42 है, जॉब 2 और बी का, जॉब 2 और बी की प्रॉफिट 25 है, या अगर सी अलॉट होगा तो प्रॉफिट 20 हो जाएगा। थर्ड का सी और बी है, सी हमारे पास कितना है, थर्ड का सी का 20 है और बी है 25, और डी का है, फोर्थ का डी है मतलब 12। प्रॉफिट टेबल जो क्वेश्चन में गिवन है उससे लेंगे, टोटल प्रॉफिट यहां निकाल लेंगे। टोटल प्रॉफिट क्या आएगा, आप ध्यान देना जरा, आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे, यहां पे ऐड करो जरा, 42 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 60, 42 प्लस 25 67, 67 प्लस 20 87, 99 यही आ रहा है ना, और 42 20 25 और 12 भी ऐड करोगे तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है आपके पास, 99 यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो ऑप्शंस है, तो इसका मतलब अगर इस तरह का सिचुएशन हो, देखो इस तरह का सिचुएशन हो तो आप लोगों का यह इट हैज अल्टरनेट सॉल्यूशन, इट हैज अल्टरनेट सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, अल्टरनेट सॉल्यूशन होगा। चलिए अब आप लोग क्वेरी पे आ जाइए जरा, जो भी डाउट हो आप लोग पूछिए। किसी को डाउट, विच इंप्रूव टेबल, हर्षिता, हर्षिता कौन सी इंप्रूव टेबल की बात कर रहे हो,
हाँ, लास्ट इंप्रूव टेबल, लास्ट में आपको जो भी लास्ट हमने इंप्रूव टेबल बनाया है उसी में से सिलेक्शन करना है, लेकिन प्रॉफिट आपको कहां से लेना है? हर्षिता बताओगे आपका लास्ट इंप्रूव टेबल में क्या दिक्कत है? अगर आप नहीं टाइप कर सकते हैं, आप अपना ऑडियो खोलकर बताएं। ऑडियो ओपन करके बोलें। दीपानिता, क्या अल्टरनेट वाले केस में सारी पैटर्न्स दिखाना होगा? ये हम लोगों को दीपनिता, आप सारे अल्टरनेट सॉल्यूशन दिखाने होंगे, जो जो अल्टरनेट सॉल्यूशन होंगे। सुमंत गुप्ता, इन दैट केस वी सिलेक्ट एनी वन जीरो। यस, हम लोग कोई एक जीरो सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका अल्टरनेट दूसरा आएगा। तो क्योंकि हमारे पास दो दो ऑप्शन आ रहा है ना, इसलिए आपको दोनों दिखाने पड़ेंगे, दोनों सिलेक्ट करके दिखाने होंगे। सुमंत, और किसी को? बी एंड सी दो क्यों सिलेक्ट किया मैंने? अब मैंने कहा कि यहां पे देखो, देखो आप देखोगे यहां पे दोनों, यानी कि सेकंड में बी पे भी जीरो है, सी पे भी जीरो है, थर्ड में भी बी पे जीरो है, सी पे भी जीरो है। आपके पास दो चॉइसेस हैं। आपका चॉइस यहां पे बन रहा है कि अगर सेकंड जॉब को बी पे प्रोसेस करते हो तो आपके पास थर्ड के लिए सी चॉइस है। लेकिन अगर मैं सेकंड को सी देता हूं तो थर्ड के लिए बी चॉइस है, इसीलिए दोनों हमें सिलेक्शन करके दिखाने होंगे। हर्षिता, चलिए आगे, किसी को और डाउट? चलिए, अगर हमारे पास अनबैलेंस है, ध्यान से यहां पे अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस के केस में बैलेंस करते हैं रो को, जो भी रो होता है या कॉलम कम होता है उसमें हम एक डमी रो या डमी कॉलम लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लेकिन अगर अगर हमारे पास केस 3 मैंने बता दिया यहां पे, मैक्सिमाइजेशन एंड बैलेंस, मैक्सिमाइजेशन एंड अनबैलेंस, मैक्सिमाइजेशन एंड अनबैलेंस। अगर मैक्सिमाइजेशन एंड अनबैलेंस केस है तो उस केसेस में आप कैसे इसको डील करोगे? सबसे पहला सबसे पहला हमारे पास ध्यान रखना है स्टेप्स: कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन इनटू मिनिमाइजेशन, एंड सेकेंड स्टेप में जाके कन्वर्ट करोगे अनबैलेंस टू बैलेंस बाय अप्लाइंग डमी रो और डमी कॉलम। डमी रो और डमी कॉलम, डमी रो और डमी कॉलम, एंड रिमेनिंग स्टेप सेम होगा।
रिमेनिंग स्टेप सेम एज मिनिमाइजेशन, सेम मिनिमाइजेशन। ट्रांसपोर्टेशन और इसमें बेसिक चेंजेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में पहले अनबैलेंस को बैलेंस करते थे और मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है कि पहले आप मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करोगे, जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन किए हैं उसी के आधार पर, और जो हमने उसके बाद जो बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद आपको डमी रो और डमी कॉलम लगाकर बैलेंस करोगे और बाकी सेम अप्लाई होगा। ध्यान देना, अगर आपने, मैं यहां पे नोट आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने डमी रो लगाया है या डमी कॉलम लगाया है, तो सबसे पहला ये ध्यान रख लेना, कभी भी आप यह पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान रखना है, आपका एक स्टेप बच जाएगा। इफ वी हैव अप्लाइड डमी रो, अगर आपने डमी रो लगाया है, देन कॉलम रिडक्शन इज नॉट नेसेसरी। कहोगे क्यों कॉलम रिडक्शन की जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अगर डमी रो लगाया है तो जिस रो में आपने डमी, लास्ट रो आपने डमी लगा दिया, तो उसके हर एलिमेंट जीरो हैं, तो मिनिमम जीरो होगा, और हर कॉलम वाइज अगर आप सिलेक्शन करोगे तो उसका मिनिमम एलिमेंट जीरो ही होगा, जिसके कारण जो रो रिडक्शन टेबल था वही सेम रिपीट कर जाएगा, तो इसीलिए वह करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से if we have applied dummy column, then row reduction is not necessary. Row reduction is not necessary because टेबल विल बी रिपीटेड। अगर रो रिडक्शन करोगे तो टेबल सेम रिपीट हो जाएगा, उसमें कोई हमारे पास चेंजेस नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। इसीलिए डायरेक्ट आप कॉलम रिडक्शन करो। अगर आपने डमी कॉलम लगाया है तो आपको डायरेक्ट डमी कॉलम लगाने के बाद आप डायरेक्ट क्या करो, कॉलम रिडक्शन कर दो, रो रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रख लेना। अब आ जाओ इस पॉइंट पे, अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट्स हैं तो कुछ। किसी को डाउट? देखो रिडक्शन कब करेंगे, रिडक्शन करने की, तो रिडक्शन तो करना ही करना है। अगर मेरा अनबैलेंस केस है, हर्षिता आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप क्लियर नहीं लिख रहे हो, रिडक्शन कब करेंगे फिर, मतलब रिडक्शन तो करना ही करना है हमें, लेकिन अगर हमने रो रिडक्शन, सॉरी, अगर डमी रो अप्लाई किया है तो कॉलम रिडक्शन करने का मतलब नहीं है। इफ यू आर डू दिस थिंग इन एग्जाम देयर इज नो इफेक्टिव मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ऑलरेडी टेबल दो बार रिपीट करके क्यों लिखोगे? हो सकता है कि आपको तो एग्जामिनर कहेगा ये दोबारा रिपीट कर दिया है। सुमंत गुप्ता आपका क्वेश्चन है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा मार्क्स पे इफेक्ट होगा? ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप दो, एक टेबल हमने क्या बताया, एक टेबल बच जाएगा आपका, आपको टाइम कम लगेगा। और किसी को डाउट?
चलिए ध्यान से, अब हम लोग आगे आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। चलिए आज हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक करेंगे, वह है क्विंग मॉडल। क्विंग मॉडल क्विंग मॉडल या इसको हम कहते हैं क्विंग थ्योरी। क्विंग थ्योरी and this is also called waiting line theory. Waiting line theory. This is also called waiting line theory. वेटिंग लाइन थियोरी। देखिए क्विंग मॉडल क्या है। वेटिंग लाइन थ्योरी है हमारे पास। यहां पे सिंपल सी बात है, बेसिकली अगर देखा जाए कि अगर कोई भी सर्विस सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है और उस सर्विस लेने के लिए कस्टमर अराइव होता है। सर्विस देना और सर्विस लेने के लिए कस्टमर का अराइवल होना, दिस फॉर्म ए क्विंग मॉडल। क्या मैंने कहा कि आप लोग क्वेश्चन इसी पे अगर जो भी होगा आप लोग पूछना यहां पे। मैंने कहा कि अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके सर्विस को लेने के लिए कस्टमर आता है और इस सर्विस प्रोवाइड एंड कस्टमर अराइव फॉर सर्विस, देन इट फॉर्म ए क्यू या क्यू का फॉर्मेशन करता है। यानी इसका हमारे पास कहता है क्यू का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा, क्यू का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा किस पे? कस्टमर का अराइवल होना और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड होना, ये इस पे डिपेंड करता है, तभी क्यू का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी मान लो कि आप कोई भी मूवी देखने जाते हो सिनेमा हॉल में या मल्टीप्लेक्स में, तो जाते हो तो उस वक्त जो बुकिंग काउंटर है वह बुकिंग काउंटर आपका खाली होता है, यानी वहां पे कोई नहीं था। जैसे ही आप वहां पहुंचे और आपने टिकट के लिए वहां पे कहा, जितने देर में सर्विस हो रहा था, आपको सर्विस मिल रही थी, यानी टिकट काट कर आपको देने तक में, आपको पैसे देकर पैसे एक्सचेंज करने तक का समय के पीछे 4-5 लोग और आ गए। जो 4-5 लोग और आ गए तो क्या फॉर्म कर रहे हैं वो? दिस फॉर्म ए क्यू। यानी क्यू का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा कि कस्टमर अराइव कितना हो रहा है और कस्टमर को सर्विस कितना मिल रहा है, यानी कितने समय में सर्विस मिल रहा है और कितने समय में कस्टमर का अराइवल हो रहा है। दिस इज द वेटिंग। जो कस्टमर वेट कर रहा है, जो द कस्टमर विच हु आर वेटिंग फॉर सर्विस,
and then the study about the waiting of the customers for the service is called waiting line theory. आप मेट्रो में जाते हो, दिस इज अ प्रैक्टिकली अप्रोच में सोचते हैं तो हमारा क्यू मॉडल तो अप्लाई होता है, लेकिन क्यूइंग मॉडल इज बेसिकली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक नेचर। अब कहोगे आप लोग कि सर प्रोबेबिलिस्टिक नेचर कैसे हुआ, उसका भी एग्जांपल है। अब मान लिया जाए कि 1 घंटे में, अब मान लो किसी भी बार्बर शॉप पे जाते हैं, सलून में जाते हो आप, कुछ लोग ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं, वहां पे अगर मान लिया आप लोग सैलून में गए, वहां पे आपको जो कटिंग कर रहा है या शेविंग बना रहा है, वहां पे जितने भी कस्टमर्स हैं, वहां पे आपने अपना वहां पे लाइन लगाया, तो कुछ कस्टमर 1 घंटे में कितने आ रहे हैं, 1 घंटे में 4 कस्टमर भी आ सकता है, 1 घंटे में 2 कस्टमर भी आ सकता है, 1 घंटे में नहीं भी आ सकता है। तो अराइवल ऑफ कस्टमर इज ऑल्सो नॉट सर्टेन, arrival of customer is not certain, it is based on probabilistic. Service is also the probabilistic. Some customer arrive for the shaving, अगर मान लो जेंट्स है शेविंग के लिए आया, जेंट्स सैलून में, जेंट्स स्टूडेंट्स गए हैं सैलून में, वहां शेविंग सिर्फ कराया। some customer for the cutting and shaving, some customer arrive for only cutting, so different time is required to serve the service। तो कौन सा सर्विस कब हमारे पास अवेलेबल होगा, दिस इज नॉट ए सर्टेन, सो इट इज ऑल्सो द प्रोबेबिलिस्टिक नेचर। इट मींस होल क्यूइंग मॉडल इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। किसी को डाउट हो इस पॉइंट पे तो बोलोगे आप, किसी को डाउट? चलिए, अगर मैं बात करूं कि जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है क्यू का, देखो सबसे पहला क्यूइंग मॉडल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है सिंगल सर्वर सिंगल क्यू। सिंगल सर्वर सिंगल क्यू, सर्वर एक ही है, सर्वर एक ही है, दिस इज द विंडो फॉर सर्विस। यहां पे कस्टमर आर वेटिंग फॉर सर्विस, दिस इज अ सिंगल क्यू एंड वन कस्टमर इज गेटिंग सर्विस, सर्विस ले रहे हैं और दे आर द वेटिंग ऑफ द सर्विस। दिस फॉर्मेट मीन्स दिस इज अ सिंगल सर्वर एंड सिंगल क्यू। सेकेंड इज मल्टीपल सर्वर सिंगल क्यू, मल्टीपल सर्वर मल्टीपल सर्वर सिंगल क्यू। मल्टीपल सर्वर सिंगल क्यू। अब मान लिया जाए कि हमने यहां पे 3 सर्वर, 3 विंडो लिया, customer is from a queue, only one single queue, इस तरीके से यह क्यू चल रहा है। दिस जैसे जैसे विंडो खाली होगा वैसे वैसे कस्टमर को मिलेगा। दिस इज द मल्टीपल सर्वर, देयर आर मोर देन वन सर्वर। सर्विस प्रोवाइडर विंडो कितने मल्टीपल है, दे आर द मल्टीपल सर्वर एंड द क्यू इज ओनली वन क्यू, दिस इज अ सिंगल क्यू and this also affect the queuing model।
and third is multiple server multiple queue, मल्टीपल सर्वर मल्टीपल क्यू। मान लिया जाए कि हमारे पास 3 सर्वर है एंड ऑल हैव द ओन क्यू। देखते हो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, आजकल तो ई बुकिंग चल रहा है। अगर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से अगर आप टिकट लेने जाते हो, देयर आर सो मेनी काउंटर्स, इट मीन्स मोर देन वन काउंटर्स and every counter has its own queue. So this is the multiple server and multiple queue. And fourth is parallel. पैरेलल क्या होता है कि मान लो कि एक सर्वर है, यहां पे एक लोग लाइन लगा हुआ है, इस सर्वर पे आपने क्या किया, वर्क हुआ, फिर यहां से आपने एग्जिट हो गए और फिर यहां से आपने क्या किया, आप क्यू में आ गए, फिर यहां एक सर्विस प्रोवाइडर हुआ। दिस इज द पैरेलल। तो आप यहां पे फिनिश होता है वर्क। जैसे आप मान लो बैंक में जाते हो, बैंक में आपने एक काउंटर पे चेक जमा किया, वहां से आपको टोकन दे देता है। तो पहला आपने लाइन चेक जमा करने के लिए लगा, यहां से आपको टोकन मिला, टोकन का क्यू अगेन आ गया हमारे पास। इट मींस यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सर्विस फॉर द कैश विड्रॉल। ये हमारे पास चेक का किया आपने, चेक डिपॉजिट काउंटर है और यहां से कैश विड्रॉल होगा। तो क्या हो गया हमारे पास, दिस इज ऑल्सो द पैरेलल सीरीज। अगर डिफरेंट आजकल तो एक ही काउंटर से होता है, लेकिन पहले इस तरह का होता था, एक जगह पे चेक डिपॉजिट होता था, फिर दूसरे काउंटर पर जाकर वह कैश होता था। इस तरह का भी होता है। आजकल गवर्नमेंट में अगर किसी भी चीज में जाओगे तो पहले एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आ जाओ, फिर उसके बाद सेकंड, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होगा। इस तरह से भी क्यू का फॉर्मेशन होता है। और क्यू का फॉर्मेशन आजकल हमारे में ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है। ह्यूमन बीइंग्स का क्या है इसमें रोल, ह्यूमन टेंडेंसी भी हमारे क्यू मॉडल को इफेक्ट करता है। कैसे ह्यूमन टेंडेंसी इफेक्ट करेगा, चलिए जरा देखते हैं। मान लो, बहुत लॉजिकली है, मान लो कि आप काउंटर पे टिकट लेने गए, मान लो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, काउंटर से टिकट लेना है आपको, रिजर्वेशन कराने गए, सोचा कि मुझे छुट्टियों में घर जाना है तो चलूं, आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है और मैं अपना टिकट रिजर्व बुक करा लूं। ऑनलाइन नहीं करा रहे हैं, कहोगे कि सर ऑनलाइन करा लेंगे। नहीं, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बुकिंग कर रहे हैं। बुकिंग कराने कहाँ जा रहे हैं, ऑनलाइन उसमें बुकिंग काउंटर पे, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे। वहां पे गए, आपके पास टाइम था, वहां पहुंचने के बाद, यानी योर इंटेंशन इज टू ज्वाइन द लाइन फॉर द टिकट, लेकिन आप जब वहां पहुंचे तो लाइन आपके एक्सपेक्टेशन से, क्यू आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। जो जितना समय आपके पास अवेलेबल है उससे ज्यादा समय लगने की स्थिति है। क्या करते हो आप, क्या करोगे आप, सोच के बताना आप लोग अपने इंटेंशन से। मैंने कहा कि आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेना है और आपने क्या किया, आपके पास जितना समय है उस समय के अनुसार आपने सोचा कि इतना समय में मुझे टिकट मिल जाएगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी, वहां पे टिकट का लाइन बहुत ज्यादा लंबा था एंड यू हैव नॉट टाइम मच इनफ। तो आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे, बिल्कुल सही है, कम बैक कर जाओगे। आपने इंटेंशन ज्वाइन करने के लिए गए, अगर आप ज्वाइन करते तो आपका इफेक्ट हो जाता, नहीं ज्वाइन किया उसके कारण भी इफेक्ट हुआ। दिस इज द फर्स्ट इंटेंशन, फर्स्ट इंटेंशन।
This is also affect the क्विंग मॉडल अंडर द ह्यूमन बिहेवियर। सेकंड केस क्या होता है, आपने टिकट लेने गए और आपने ज्वाइन कर लिया टिकट लेने के लिए लाइन, कि आपके पास देखा कि टाइम है और ज्यादा लाइन नहीं है, मैं मतलब मेरे समय के अनुसार हो जाएगा, लेकिन सर्वर धीरे धीरे चलता है। बहुत प्रैक्टिकल है, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेने का एक्सपीरियंस होगा तो आप इस चीज पे ध्यान दोगे, क्योंकि वहां पे टिकट काटते समय सर्वर भी धीरे चलता है, क्योंकि कुछ वर्कर धीरे धीरे काम करते ताकि हमें ज्यादा काम ना करना पड़े। तो यहां पे मान लिया जाए कि सर्वर धीरे धीरे, विंडो पे वर्क धीरे धीरे हो रहा था और आप लाइन में लग गए, बढ़ते चले गए, आपके पीछे भी लाइन में आ गए लोग, आप बढ़ते चले गए, आपको लास्ट में लग रहा है कि मेरा समय समाप्त हो गया, कि मैं अब यहाँ पे नहीं होगा, मुझे और आगे दूसरा काम है। आप क्या करते हो, अब आप क्या करोगे, बीच से क्विट कर जाओगे, बीच से ही क्विट कर जाएंगे हम। अब जब आप मिडिल में जाकर या पहुंचने से पहले आप क्विट कर रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम की कमी हो गई, तो क्या क्विंग मॉडल को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? आपने लाइन ज्वाइन कर लिया, आपके पीछे भी लाइन में आ गए, फिर बीच से आपने क्विट कर दिया, रिटर्न नहीं करेंगे, क्विट करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। रिटर्न तो तब होते जब ज्वाइन ही नहीं करते, हमने लाइन क्विट कर रही है, तो लाइन क्विट करने के कारण भी हमारे पास इफेक्ट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो द ह्यूमन बिहेवियर विच अफेक्ट द क्विंग मॉडल। एंड थर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग। मान लो हमारे पास थर्ड क्या कहता है, थर्ड हमारे पास, थर्ड प्रोसेस देखो क्या कहता है, मान लो कि हमारे पास 3 विंडो है, यहां पे दस कस्टमर है, सेकेंड पे 7 कस्टमर है, आठ कस्टमर है। सर्वर ए, सर्वर बी और सर्वर सी, 3 सर्वर है, तीनों का अपना अपना क्यू है। बताओ आप किस में ज्वाइन करोगे, किस में ज्वाइन करोगे आप लोग? बी में, नेचुरली बी में ही ज्वाइन करेंगे। एवरीवन हैज द आंसर बी, सभी का आंसर यही होगा ना, क्योंकि बी में कम लोग खड़े हैं, हमारा बिहेवियर में, ह्यूमन बिहेवियर कहता है हम कम वाले लाइन में ही जाकर खड़े होंगे। अब मान लिया जाए कि हमने यहां पे आकर लाइन में लग गए, यह सर्वर स्लो चल रहा है, आप मान लो कि जैसे ही आप यहां पे पहुंचे, यह चौथे पे पहुंच गया सर्वर, आप फट से क्या करते हो, स्विच ओवर करके इसमें आ जाते हो, सेकंड में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि देखा कि अब हमारे पास चॉइस है कि मैं इसमें आ जाऊं, तो इसके कारण भी हमारे पास स्विंग मॉडल इफेक्ट होता है। दिस इज ऑल्सो द ह्यूमन बिहेवियर। होता है नहीं होता है? अगर बी का सर्वर स्लो है और ए सर्वर फास्ट चल रहा है और आपसे वो आगे निकल चुका है, सीधे आप मूव कर जाते हो सर्वर ए पे, दिस ऑल्सो इफेक्ट द क्विंग मॉडल। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड है। लेकिन अब जो हम यहां पे अब आगे बात करेंगे कि वेटिंग लाइन ऑलवेज डिपेंड ऑन अराइवल ऑफ कस्टमर एंड सर्विस ऑफ फॉर द कस्टमर।
यानी लिखेंगे क्विंग मॉडल डिपेंड्स ऑन कस्टमर अराइवल and service for customer and service to customer. कस्टमर को सर्विस मिल रहा है, दैट इज अ क्विंग मॉडल। यानी डिपेंड्स ऑन अराइवल ऑफ कस्टमर, कस्टमर अराइवल, इट मीन्स अराइवल ऑफ कस्टमर एंड सर्विस ऑफ कस्टमर, इसी पे डिपेंड करता है। अब कस्टमर का अराइवल कहां से होगा? अराइवल प्रोसेस, अब ध्यान देना, अराइवल प्रोसेस, अराइवल प्रोसेस किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहला हमारे पास अराइवल प्रोसेस, एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, सारी चीजें। अराइवल प्रोसेस, अराइवल प्रोसेस कहने का मतलब कस्टमर कहां से आएंगे। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू सोर्स। अकॉर्डिंग टू सोर्स कहने का मतलब क्या है? मान लो कि दिल्ली में एक रिनाउंड डॉक्टर है, ध्यान देना है, रिनाउंड डॉक्टर है, इन डॉक्टर के पास पेशेंट अराइव होता है। अब यह पेशेंट कितने आएंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ पॉपुलेशन से आएगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉपुलेशन से आएगा? बताना आप लोग। हमने कहा कि डॉक्टर के पास कस्टमर पेशेंट आ रहे हैं एंड पॉपुलेशन, दिल्ली में रेनाउंड डॉक्टर है और वहां पे जो पेशेंट का अराइवल होगा इनफाइनाइट पॉपुलेशन से होगा कि फाइनाइट पॉपुलेशन से होगा? ऑलवेज लार्ज पॉपुलेशन है, तो लार्ज पॉपुलेशन है तो उस केसेस में हमारे पास वह फाइनाइट पॉपुलेशन, सॉरी, इनफाइनाइट पॉपुलेशन से कस्टमर का अराइवल होगा। यानी अराइवल प्रोसेस विल डिपेंड्स ऑन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब मैंने इसी को दूसरा कर दिया, एक छोटे से गांव में एक डॉक्टर का क्लिनिक है, तो उस छोटे से गांव में डॉक्टर के पास जो पेशेंट आएंगे वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन लोअर है। अगर मान लो कि एक कंपनी के पास 100 मशीन है, एक कंपनी के पास 100 मशीन है, ब्रेकडाउन का अराइवल, ब्रेकडाउन होना फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? ब्रेकडाउन अकरेंस फ्रॉम द मशीन फाइनाइट होगा, ध्यान रखना आप लोग। 100 से एक बार में 100 से ज्यादा कहां से फाइनाइट होगा? मान लीजिए एक ही बार सभी हो गया तो फाइनाइट ही होगा ना। एक मान लो कि सर्विस सेंटर है जहां पे कार आती है उनको सर्विस की जाती है, तो वहां पे जो अराइवल होगा वह क्या होगा? वह इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ना लार्ज नंबर ऑफ कार्स से कौन से कितने आएंगे, वह इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये सब डिपेंड्स, आपको एग्जांपल्स को ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में दे दे कि यह फाइनाइट पॉपुलेशन से होगा कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन से होगा।
सिंपल सी बात है, आप रेस्टोरेंट में, दिल्ली में आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहां पे जो कस्टमर अराइवल होगा, दैट इज ऑल्सो द इनफाइनाइट। इट मीन्स डिपेंड्स ऑन द लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यानी कस्टमर सबसे पहला कहां से आएगा? कस्टमर मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अराइवल प्रोसेस यानी अराइवल ऑफ कस्टमर will depends on finite population and infinite population. Infinite population. This is the finite population and infinite population. Second, according to number. According to number. Second is according to number. According to number. अकॉर्डिंग टू नंबर में क्या कहते हैं? देखते हो, मान लो कि आप किसी रेस्टोरेंट में, आजकल तो रेस्टोरेंट बंद है लेकिन पहले का एक्सपीरियंस तो होगा, मान लो कि आप कभी देखते हो कि आप अकेले किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। आप क्या, आपने क्या, आपका अराइवल क्या हुआ? इंडिविजुअली। आपने वहां पे अराइव किया सिंगल फॉर्म में, यानी इंडिविजुअल फॉर्म में। आपके बाद देखते हैं कि एक पूरी फैमिली 5 से 7 लोगों का ग्रुप में आता है। दैट अराइवल प्रोसेस ऑल्सो अफेक्ट द गोइंग मॉडल। क्या हुआ हमारे पास? या तो सिंगल इंडिविजुअली हम अराइव करें, या हमारे पास क्या होता है? ग्रुप में आता है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अराइवल प्रोसेस। क्लियर है यहां पे? सेकेंड इज according to number. It means customer arrive individually or in a group. Arrival of customer, arrival of customer depends on individual and group of customer. And third is according to time. According to time. Third is according to time. According to time. According to time. अब अकॉर्डिंग टू टाइम कहने का तो 2 बार लिख दिया मैंने। अकॉर्डिंग टू टाइम कहने का मतलब, अब देखोगे, कोई भी अगर सर्विस प्रोवाइडर, वो अपना टाइम फिक्स किया हुआ है, तो जब टाइम फिक्स है तो उसी टाइम के अंडर का कस्टमर का अराइवल होगा। अगर उसी टाइम के अंडर में जो कस्टमर का अराइवल होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी जो सर्टेन टाइम होगा, उसी सर्टेन टाइम पे अगर हम कोई भी कस्टमर अराइव होता है, दैट इज द अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी अराइवल ऑफ कस्टमर डिपेंड्स ऑन टाइम। टाइम पे भी डिपेंड करता है।
अराइवल प्रोसेस सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? किसी को डाउट? चलिए, अब हम लोगों को, अगर मैं कस्टमर की बात करूं, अराइवल कहूंगा, तो अराइवल से अब आते हैं हम लोग अराइवल रेट पे। अराइवल रेट, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। अराइवल रेट, अराइवल रेट, एवरेज नंबर। अराइवल रेट क्या कहते हैं? एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर arrived in per unit of time, per unit of time. Average number of customer arrived in per unit of time is called arrival rate. It is denoted by lambda. This is lambda. लैम्डा, इसको हम लोग लैम्डा पढ़ते हैं। And arrival is not a certain, arrival is uncertain nature, so it follows some probabilistic distribution, and which probability distribution follows arrivals, ये आप लोगों को याद रखना है। It follows Poisson distribution। MCQ क्वेश्चन यहां पे रहेगा, इस पॉइंट पे आप लोग ध्यान देना। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर अराइव्ड इन पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम कहने का मतलब 1 घंटा 1 मिनट, या 1 घंटा या 1 मिनट, आप जो भी लेना चाहते हो, पर डे लेना चाहते हो, पर यूनिट ऑफ टाइम होना चाहिए। यानी दैट एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, जैसे मैंने कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू 6 कस्टमर पर आवर, यानी पर आवर करने का मतलब दिस इज द पर यूनिट ऑफ टाइम। 1 घंटे में 6 कस्टमर आ रहा है, 1 घंटे में 6 कस्टमर। क्लियर है? इस पॉइंट तक का किसी को डाउट? क्योंकि इस पे अगर बताने जा रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे एक एक करके चलना है। यहाँ पे मैंने कहा कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर अराइव्ड पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड अराइवल रेट। हमने लिखा लैम्डा इज इक्वल टू 6 कस्टमर पर आवर। 6 कस्टमर पर आवर मतलब 1 घंटे में 6 कस्टमर आएंगे। तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि एवरी आवर में हर घंटे 6 कस्टमर आएगा? क्या यह कहा जा सकता है? दिस इज नॉट स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ लैम्डा इज 6 पर आवर, ध्यान रखना है, इफ लैम्डा इज 6 कस्टमर पर आवर, इट मींस इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी आवर कस्टमर अराइव 6। दिस इज, हमने एवरेज वर्ड लिया है। एवरेज मींस हो सकता है कि फर्स्ट आवर में, मान लो कि फर्स्ट आवर में एक भी कस्टमर नहीं आया, सेकंड आवर में 12 कस्टमर आ गए, तो 2 घंटे में 6 कस्टमर, 2 घंटे का एवरेज कितना हुआ? 6 हुआ। 3 घंटे में 4 कस्टमर आया, तीसरे घंटे में 4 कस्टमर आ गया, चौथे घंटे में फिर हमारे पास 8 कस्टमर आ गया। तो दिस इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी आवर्स कस्टमर विल अराइव एग्जैक्टली 6। इट मे बी 6, it may be more than 6, it may be less than 6, it may be there is no customer arrive in particular 1 hour, it is the average। यह एवरेज होगा।
क्लियर है यहां पे? सेकंड में इसी से एनालिसिस आप लोग करोगे। सेकंड एनालिसिस कहता कि मैंने कहा कि लैम्बडा इज 6 कस्टमर पर आवर, 1 घंटे में 6 कस्टमर। इट मींस क्या एग्जैक्टली 10 मिनट में एक कस्टमर आएगा? नो, इट इज नॉट नेसेसरी। बिल्कुल वही ध्यान रखना है आप लोगों को। इट इज नॉट नेसेसरी दिस एवरी यानी एवरी 10 मिनट्स वन कस्टमर शुड अराइव, ऐसा कोई नहीं है। एवरेजली वन कस्टमर शुड अराइव, दिस स्टेटमेंट विल, या कह सकते हैं हम कि 10 मिनट में एवरेज 10 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है। क्या यह कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? एवरेज वर्ड मैं यूज करूंगा यहां पे। एवरेज वर्ड कहने का मतलब कि वहां पे हमारे पास आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब ट्रू फॉल्स में आपको क्वेश्चन दे सकता है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, दूसरा है हमारे पास सर्विस रेट। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर number of customer average number of customer is getting service in per unit of time. Is called service rate. Is called service rate. It is denoted by it is denoted by it is denoted by mu mu m e u mu। आधा m और आधा u लिया गया है, दिस इज द mu। And service rate is also the probabilistic nature, and it follows exponential distribution. It follows exponential distribution. यह MCQ क्वेश्चन, ये दोनों है, पॉइजन और एक्सपोनेंशियल। सर्विस रेट फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अब हमारे पास लैम्डा और म्यू के बीच में रिलेशन होगा, अराइवल रेट सर्विस रेट के आधार पर ही क्यू का फॉर्मेशन होगा। तो मान लो कि अगर हमारे पास लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू और दूसरा है लैम्डा इज लेस देन म्यू, इक्वल टू भी होता है। यह दो सिचुएशन है, बताओगे? सबसे पहला सिचुएशन, लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू और लैम्डा इज लेस देन म्यू। पहला सिचुएशन में क्या स्थिति होगी, क्या सिचुएशन बनेगा? इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू, अगर लैम्डा ग्रेटर देन म्यू है तो क्या सिचुएशन बनेगा? सिस्टम फेल। बिल्कुल सोनिया सही कह रहे हो, सिस्टम विल बी फेल। आप अगर अराइवल रेट हाइयर है सर्विस रेट का, तो आपका सिस्टम फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू कभी भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन क्विंग थ्योरी का मॉडल कहता है कि जितने भी लोग अराइवल होंगे उनको सर्विस मिलनी चाहिए। अगर अराइवल रेट हाइयर हो गया सर्विस रेट से, तो कुछ ऐसे कस्टमर भी होंगे जिनको हम सर्विस नहीं दे सकते हैं। जब सर्विस नहीं दे पाएंगे तो मेरा सिस्टम फेल हो जाएगा। देखते हो कभी कभी जहां पे अराइवल रेट हाइयर होता है
तो एक विंडो और खोल दी जाती है, अगर और ज्यादा होता है तो एक विंडो और खोल दी जाती है। क्यों? क्योंकि जितने लोग अराइवल्स हैं उनको सर्विस मिल सके, सिस्टम फेल ना करे। तो इस तरह का सिचुएशन होता है। इट मींस हमारे पास क्विंग मॉडल कहता है लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू। हमेशा लैम्डा किससे होना चाहिए? म्यू से छोटा होना चाहिए या बराबर हो सकता है। यह सिचुएशन होगा। अब कहोगे कि सर लैम्डा छोटा हो गया, अराइवल रेट कम हो गया। अराइवल रेट अगर कम हो गया तो उस केसेस में, अराइवल रेट अगर कम हो गया तो कहोगे क्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यू का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। मैंने कब कहा कि ये यहां पे हमने ये कहा कि कोई भी कस्टमर पर यूनिट टाइम पे बराबर बराबर आएगा, ऐसा तो नहीं है। एक बार ज्यादा आ गया, एक बार कम आ सकता है, तो क्यू का फॉर्मेशन तो होगा। लेकिन लैम्डा इज लेस देन म्यू का कंडीशन कहता है कि जो लोग कस्टमर सर्विस के लिए आएंगे उनको सर्विस मिल ही जाएगी। तो क्यूइंग सिस्टम का यह मॉडल होना चाहिए कि ऑलवेज लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। यह हमारे पास ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का भी पार्ट है। किसी को डाउट हो इस पॉइंट पे तो पूछोगे। ठीक है, ये थियोरेटिकल पॉइंट्स आप लोग कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में यह टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है हम लोगों का, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होगा और थियोरेटिकल पॉइंट्स हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको आगे हम लोग करेंगे, क्यू लेंथ, वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम ऑन सिस्टम, वेटिंग टाइम इन क्यू, क्यू और सिस्टम के बीच में डिफरेंस, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन। ये हमारा उस नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोगों को कंप्लीट कर लेंगे। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। व्हाट इज जीरो? शंकर, शंकर आप जीरो? ओके, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। स्टडी करते रहिए, कंफ्यूज मत होंगे आप लोग कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंगली होगी तैयारी। आप लोग नॉर्मल तरीके से करते चलें। आप लोग तैयारी, आप लोग नॉर्मल पेज चलते चलेंगे। अच्छा सर, स्वीप ऑन फर्स्ट पेज ऑन क्रीम मॉडल। ओके, हो गया। ओके, सर हाँ बोलो। सर जो हमारे सिलेबस में है क्वेश्चंस, वो सिर्फ सिंगल सर्वर मॉडल के होंगे या फिर मल्टीपल सर्वर के मॉडल के भी होंगे? हम लोग को सिंगल सर्वर करना है। मल्टीपल में एक छोटे से पॉइंट पढ़ने, बस एक ही पॉइंट है और वो भी 1 सेकंड का है, ज्यादा का नहीं होता। हम लोग को सिंगल सर्वर, सिंगल मॉडल, सिंगल सर्वर, सिंगल क्यू, इनफिनाइट पॉपुलेशन पढ़ना है। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? ओके, बाय।